अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रात गजा के अस्पताल में इसराइल के फ़िज़ाई हमले और उसके नतीजे में 471 अफराद की अमवात के बाद दुनिया के सख्त दबाव और रद्द अमल की वजह से इसराइल दिफाई पोजीशन पर चला गया है। लेकिन इस हमले ने खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। इसराइली हुकूमत ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हुए फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम इस्लामी जिहाद पर जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन हमले के शवाहिद और धमाके की शिद्दत इसराइली मौक़िफ़ पर सवालात उठा रही है। खुद इसराइल के हामी मुमालिक भी तहकीकात और एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत से सवाल किया जा रहा है कि वो माजी से कोई एक वाक़या तो सामने लाए कि जिसमें गजा से दागे गए रॉकेट ने किसी बिल्डिंग को इतनी शिद्दत से निशाना बनाया हो और उसमें तकरीबन 500 लोग मारे गए हों। इस वाक़े की कवरेज करने वाले बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने भी इसराइली दावे पर सवालात उठाए हैं। सिर्फ मीडिया ने ही निशानदेही नहीं की बल्कि खुद इसराइली मौक़िफ़ में भी तज़ाद नजर आया। कल जैसे ही इसराइल की तरफ से गजा के अस्पताल पर लर्ज़ाखेज़ हमले की खबर मीडिया पर चली तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिजिटल टीम के रुकन हनानिया नेफ्तली ने फ़ौरन पोस्ट कर दिया कि इसराइली एयरफोर्स ने गजा के एक अस्पताल के अंदर हमास के ठिकाने को निशाना बनाया है जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। मगर कुछ देर बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म और फ़ौजी हुक्काम ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम पर ही जिम्मेदारी डाल दी। तो हनानिया नेफ्तली ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और बाद में एक और पोस्ट में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फ़लस्तीन के नुमाइंदे ने इसी पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू एक झूठा शख्स है जो नैरेटिव बदलने के लिए फ़लस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये भी वाज़ेह रहे कि कुछ दिन से इसराइली फोर्सेस गजा के अस्पतालों पर हमलों का इशारा दे रही थी और कई अस्पतालों को खबरदार कर रही थी कि वो फौरी तौर पर खाली किए जाएं। इन अस्पतालों में अल अहली अरब अस्पताल भी शामिल था जिससे इसराइल की तरफ से बाकायदा वार्निंग्स भी दी गई थी। गजा के एक सीनियर हेल्थ ऑफिशियल के मुताबिक इसराइल ने 14 अक्टूबर को बतौर वार्निंग अस्पताल पर हमला किया था और 2 आर्टिलरी शेल्स भी फायर किए थे, जिसके बाद अगले दिन इसराइली आर्मी ने अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल खाली करने का ऑर्डर देते हुए कहा कि हमने कल 2 शेल्स फायर करके खबरदार कर दिया है। अब ये वो हक़ाइक़ और शवाहिद हैं और इसराइल के मौक़िफ़ पर सवालात उठा रहे हैं और ख़ुद इसराइल का माजी में रवैया भी इस बात की निशानदेही करता है। इसराइल की रिवायत रही है कि पहले हमला करता है, फिर जब दबाव आता है तो इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों पर ही डाल देता है। 11 मई 2022 को मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के फ़लस्तीनी कैंप पर रेड की कवरेज करने वाली अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरीन अबू अक़ले को कत्ल कर दिया गया जो अमरीकी शहरी भी थी। उनके कत्ल पर आलमी सहाफ़ती इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों का सख्त दबाव आया। इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया तो इसराइली हुकूमत ने दावा किया कि शीरीन अबू अक़ले फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों की फायरिंग से मारी गई हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म ऑफिस के अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर की गई और लिखा गया कि कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकार बिला तफरीक फायरिंग कर रहे हैं और वही शीरीन की मौत के ज़िम्मेदार हैं। मगर बाद में अक़वाम मुत्तहिदा, फ़लस्तीनी और इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी सहाफ़ती इदारों की तहकीकात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि सहाफ़ी शीरीन अबू अक़ले को इसराइली फ़ौजी एहलकारों ने गोली मारी थी। ये हक़ाइक़ सामने आने के बाद सितंबर में इसराइल ने भी बात तस्लीम कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बात के कवी इम्कान मौजूद हैं कि शीरीन पर इसराइल के फ़ौजी ने गलती से गोली चलाई। ज़ाहिर है उसने उनकी शनाख्त बतौर सहाफ़ी नहीं की होगी। अहम बात यह है कि अल जज़ीरा ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस हवाले से मुकदमा चलाने के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा करता रहा है। अल जज़ीरा से बात करते हुए फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के एक साबिक तर्जुमान का कहना था कि इसराइल की तरफ से गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना कोई सरप्राइज़ नहीं है। इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की एक तारीख रही है, यहाँ तक कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक भी ऐसा करता रहा है। 2014 में इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान और डॉक्टर्स ने अमरीकी टीवी पर एक लाइव वीडियो नशर कराई और दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों से शिद्दत पसंद रॉकेट हमले कर रहे हैं। लेकिन बाद में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों ने तहकीकात की तो ये सब बकवास साबित हुआ। अब इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गजा के अस्पताल पर हमले से मुतालिक भी यही रवैया इख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से इसराइली हुकूमत को अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। अस्पताल पर हमले को कत्ल-ए-आम का नाम दिया जा रहा है मगर सिर्फ अमरीका है जो इसराइली मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। आज अमरीका ने दूसरी बार सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। इससे पहले आज अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ तल अवीव में मुलाकात के दौरान उन्हें मुखातिब करते हुए गजा के अस्पताल पर हमले से मुताल्लिक कहा कि मैंने जो देखा है उससे बज़ाहिर लगता है कि ये दूसरे गिरोह ने किया था, आपने नहीं किया।
बाइडेन ने नेतन्याहू से ये भी कहा कि अमेरिका इसराइल को वो सब कुछ फराहम कर देगा जिसकी उसे अपने दिफा के लिए ज़रूरत है। दूसरी तरफ इसराइल और हमास के दरमियान हालिया जंग में अमेरिका को अपनी पोजीशन की वजह से मशरिक़ वस्ता में आला सतह पर मुसलसल सर्द महरी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर ने आज इसराइल पहुंचने के बाद उर्दन जाना था, जहां उन्होंने हालिया सूरत हाल के हवाले से 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, जिसमें फ़लस्तीनी सदर और मिस्री सदर भी मौजूद थे। अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता में अपना असर सूख दिखाना चाह रहे थे, जंग के फैलाव को रोकने का पैगाम देना चाह रहे थे, लेकिन कल गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद अरब ममालिक का शदीद रद्द अमल सामने आया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, जिसके बाद उर्दन ने अमेरिकी सदर के आने से पहले ही ये कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी सदर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया, लेकिन आज अमेरिकी सदर ने इसराइल का दौरा किया और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक अस्पताल पर हमले की सख्त मजम्मत कर रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जद्दा में OIC के इजलास के दौरान ईरान ने तजवीज़ दी है कि OIC के अरकान इसराइल के लिए तेल की फराहमी बंद कर दें और उस पर पाबंदियां लगा दें। साथ ही तमाम इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर कर दिया जाए। सऊदी अरब ने कल रात ही बयान जारी किया था और कहा था कि सऊदी अरब इसराइली काबिज़ अफवाज की तरफ से गजा के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। यह खतरनाक पेशरफ्त बैनुल-अक़वामी बरादरी पर लाजिम करती है कि वो इसराइल के जराइम के मामले पर बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून को लागू करने में दोहरे मयारात को तर्क कर दें और इसराइली काबिज़ फोर्सेस को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराएं। इसके बावजूद इसराइल ने आज भी गजा पर बमबारी जारी रखी और एक दफ़ा फिर शुमाली गजा के शहरियों को जनूबी गजा की तरफ जाने का कह दिया है, लेकिन वहाँ भी बमबारी जारी रखी हुई है। और साथ ही मिस्र की सरहद यानी रफा क्रॉसिंग से इंसानी इमदाद की तरसील में भी इसराइल रुकावट बना हुआ है। लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी सदर की हिदायत पर इसराइल बहुत जल्द रफा क्रॉसिंग खोलने की इजाज़त दे सकता है। गजा में सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मरने वालों की तादाद 3300 से ज़्यादा हो गई है। 12000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अस्पतालों में डॉक्टर्स फर्श और हॉल्स में एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना अद्वियात हैं ना बेड्स बाकी रह गए हैं और एनेस्थीसिया भी ख़त्म हो गया है। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन चुका है, जहां लोग मलबे में अपने घर वालों को तलाश कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की सिर्फ 3 दिन बाद वापसी है और वतन वापसी के बाद उनकी फौरी गिरफ्तारी से बचने के लिए नून लीग ने नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाले केसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और गैर मामूली तौर पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त आज ही दायर हुई, जिस पर आज ही नंबर लगा और आज ही 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर किसी फरीक की तरफ से दरख्वास्त आने के बाद अदालत दूसरे फरीक को नोटिस जारी करती है, मगर नैब जो इस केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फरीक है, उसका वकील अदालत की तरफ से नोटिस जारी होने से पहले ही आज कमरा अदालत में मौजूद था और नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर मौका अख्तियार किया कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। यानी नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलते जा रहे हैं और उनके सियासी हरीफ इमरान खान के लिए रिलीफ के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि साइफर केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के 2 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है और FIA ने इमरान खान के खिलाफ अपना चालान जमा करा दिया है, जिसमें 28 गवाहान की फहरिस्त शामिल है और उन गवाहों में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद भी शामिल हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस रियासती निज़ाम का इस्तेमाल करके इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुँचाया और फिर इमरान खान की ख्वाहिश पर नैब, FIA, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने दीगर सियासी जमातों को टारगेट किया, नून लीग को टारगेट किया, आज वही रियासती निज़ाम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो ना सिर्फ गलत है बल्कि अफसोसनाक है और इसके नताइज मनफी ही निकलेंगे, जैसा कि माजी में निकले हैं। मगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उरूज और जवाल की ये कहानी ना सिर्फ सबक आमूज़ है बल्कि पाकिस्तान के रियासती और सियासी निज़ाम की हकीकत भी है। आइए उनकी ये कहानी उनके अपने बयानात की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। 19 साल तक इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। और ये 2 वाक़यात एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे से हटाने और एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे पर लगाने और फिर इसे उसी अहदे पर बरकरार रखने से मुताल्लिक है। मगर इन वाक़यात के बाद भी इमरान खान को ताल्लुकात बेहतर करने के कई मौक़े मिले जहाँ वो सियासी हिकमत अमली के तहत अपने अहदाफ को पहुँच सकते थे, मगर उन्होंने एक के बाद एक ऐसा कदम उठाया कि ये ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुँच गए और तहरीक इंसाफ एक ऐसी मुश्किल पोजीशन में चली गई जहाँ से फौरी तौर पर निकलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले का तफसील से जायज़ा लेते हैं। इमरान खान ने 1996 में तब्दीली का नारा लगाकर अपनी जमात तहरीक इंसाफ बनाई, मगर 6 साल तक यानी 2002 तक PTI सिर्फ एक शख्स की जमात थी। कौमी असम्बली में एक ही सीट जीत पाई। फिर इमरान खान ने नज़रियाती सियासत का नारा तो लगाया, मगर पावर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया।
इमरान खान ने उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतनाज़ रेफरेंडम में उनके हक़ में इस उम्मीद पर वोट दिया कि वो उन्हें इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें दिलवाएंगे, मगर जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ चंद सीटों की पेशकश की। यहाँ से इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गए और फिर जब 2008 में एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हो गई थी, तो इमरान खान ने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर मुल्क में एक नई एस्टैब्लिशमेंट आई और 2008 में जनरल पाशा DGI बन गए। यहाँ से इमरान खान ने अपने नए सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब होते चले गए और 2010 से 2012 तक जनरल पाशा की सरबराही में प्रोजेक्ट PTI यानी पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर एक नई सियासी जमात को परवान चढ़ाने के अमल का आगाज़ हो गया। 2011 में दूसरी जमातों से लोगों को तोड़ कर PTI में शामिल करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर परवेज़ इलाही खुद ही इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जनरल पाशा उनकी साबिका जमात काफ लीग को तोड़कर लोगों को PTI में शामिल करवाते थे और यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मगर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत के बाद नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के खात्मे का नारा लगाया। 2013 में नून लीग की हुकूमत कायम हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की हुकूमत कायम होने के बाद प्रोजेक्ट PTI से तेजी से काम शुरू कर दिया। नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अगले ही साल यानी 2014 में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इस्लामाबाद में धरना करवाया गया और नवाज शरीफ से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर इस्तीफे का मुतालबा किया। एक ने सरेआम किया, एक ने पीठ पीछे किया, लेकिन जब नवाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया तो फिर बाकायदा इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया और ये काम मुल्क में जनरल बाजवा की सरबराही में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने किया। जनरल बाजवा 2016 में आर्मी चीफ बने, लेकिन वो भी PTI प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले। साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के ISI के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने अदलिया के जरिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, फिर उन्हें पार्टी सदारत से हटवाया गया, फिर उन्हें ताहयात नाअहल करवाया गया और 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग को क़यादत से महरूम कर दिया गया। फिर एहतसाब अदालत के जरिए फैसला करवाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया और सेनेट में नून लीग की अक्सरियत को रोकने के लिए बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत ख़त्म करवाई गई। एक नई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता उस जमात की बलूचिस्तान में हुकूमत कायम की गई, जिसने फिर तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। उस वक्त नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और जनरल बाजवा पर तनकीद हुई तो इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले मई 2018 में इंटरव्यू में जनरल बाजवा का दिफा करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल आया है। उसने कौन सी ऐसी चीज़ की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो वो खिलाफ हो गया है। यूँ 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए बाकायदा स्टेज तैयार हो गया और इमरान खान को इक़्तिदार मिल गया। इक़्तिदार मिलते ही इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, मगर नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया। फौजी मुदाखलत पर तनकीद की, लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का दिफा करते थे, दावा करते थे कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, तारीखी आर्मी चीफ हैं, उसकी तारीखी कारकर्दगी है। दिसंबर 2018 को एक इंटरव्यू में कहा कि एक एस्टैब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, जो टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज पर खड़े हैं। फिर 1 नवंबर 2020 में इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये ISI के चीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया है, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू इनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये ठीक लोग हैं। बात यहाँ तक भी महदूद नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान जनरल बाजवा को तालीम के शोबे में तवज्जो पर खराज तहसीन पेश किया करते थे। 9 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप तालीम पर जोर देते हैं, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन जब अपोजिशन फौज की मुदाखलत पर तनकीद कर रही थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान तनकीद कर रहे थे, तो 18 दिसंबर 2020 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा के सब्र और ठहराव की तारीफ़ें करते हुए कहा कि मैं जनरल बाजवा की आज एक तारीफ़ करता हूँ। इस तरह किसी आर्मी चीफ को अटैक करने से फ़ौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी हैं, इसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता तो बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और ये इसलिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का केस है। बड़ा कम होता है कि मुल्क में सिविल और मिलिट्री के इतने अच्छे ताल्लुकात हों। हमारी इस वक्त ज़बरदस्त रिलेशनशिप है जिसकी इनको तकलीफ है। फिर 12 मई 2020 को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर अपोजिशन की तनकीद को इमरान खान ने गद्दारी कह दिया और अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करके आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो। आप जब फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ ये दो गंदे हैं, बाकी फौज ठीक है, तो आप यही कह रहे हैं ना।
अब क्या फौज कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगी? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर भी इमरान खान जनरल बाजवा का दिफा करते थे। 3 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बयान दिया कि मेरा वाकई ये ख्याल है कि ये हमारा सबसे हम आहंग ताल्लुक है, हमारे दरमियान मुकम्मल राब्ता है, हम साथ मिलकर काम करते हैं, फौज जमहूरी हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है। फिर 17 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों, सुनो गौर से, आर्मी चीफ और DGISI पर यह हमला जनरल बाजवा पर हमला नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज पर हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। हिंदुस्तानी अखबारों में बड़ी तारीफें हो रही हैं कि नवाज शरीफ बड़ा जमहूरी आदमी है। जिस तरह जनरल बाजवा ने इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारा साथ दिया जब मुल्क में पैसा नहीं था, तो 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपना डिफेंस बजट में कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी में आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े हैं। फिर इमरान खान ये भी कहते थे कि ऑपोजिशन को मसला ही फौज से इसलिए होता है क्योंकि फौज को उनकी करप्शन का पता होता है, मुझे क्यों मसला नहीं होता। 1 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि इनको प्रॉब्लम आता ही क्यों है। सवाल तो ये पूछें, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम होता है। ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी जो एजेंसीज हैं ISI और MI, खासतौर पर ISI, उनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। और फिर इमरान खान ISI की तरफ से वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल टैप करने की भी हिमायत करते थे और कहते थे कि ISI मेरी हिफाजत के लिए ऐसा करती है। ये इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ उरूज की कहानी थी, मगर इमरान खान के सियासी करियर में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिसने इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल में अहम किरदार अदा किया। ये 2 वाक़यात 2 साबिका DGISI से मुताल्लिक हैं। एक साबिका DGISI का नाम जनरल फैज़ हमीद है और दूसरे साबिका DGISI का नाम जनरल आसिम मुनीर है जो मौजूदा आर्मी चीफ है। और इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल की कहानी एक DGISI यानी जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने से शुरू हुई और दूसरे DGISI यानी जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर लगाकर और फिर उन्हें उसी ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिशों के बाद शुरू हुई। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई तो उनके जो पहले DGISI बने वो जनरल आसिम मुनीर थे, लेकिन 2019 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तहत रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगे। इमरान खान की अहलिया, उनके ख़ानदान और दोस्तों पर इल्ज़ामात लगे और इसी दौरान उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस करप्शन की तफसीलात की रिपोर्ट दे दी। मगर इमरान खान ने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ही एक्शन ले लिया और उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया। हालांकि उस ओहदे की मुद्दत 3 साल की होती है। फौज ने इस तब्दीली की कोई वजाहत नहीं दी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर बना दिया गया और ISI में उनकी जगह एक सख्त गिर अफसर यानी जनरल फैज़ हमीद ने ले ली, जो DGC की हैसियत से ही इमरान खान के लिए सियासी इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा कर चुके थे। इस तरह इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को तो ओहदे से हटा दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहे और जनरल फैज़ हमीद के जरिए इमरान खान न सिर्फ अपनी हुकूमत और इत्तेहादियों को मैनेज करने लगे बल्कि अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन को भी तेज करते चले गए। और सिर्फ यही नहीं, बजट की मंजूरी, अरकान कौमी असम्बली की हाजिरी और बैरून मुल्क जाकर फंडिंग का इंतजाम करवाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने लग गई थी। ये सब कुछ एक ऐसे वज़ीर आज़म के दौर में हो रहा था जो अपोजिशन में होते हुए दावे करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा वज़ीर आज़म ना बनूं जिसके हाथ बंधे हों, इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बैठा हूं। 2004 में इमरान खान ने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो पर अमल करे। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसियाँ मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बना बैठा हूँ। इसी तरह 7 जुलाई 2012 को इमरान खान ने यह दावा किया कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, यह मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं बेबस हूँ। देखें जी, फौज नहीं कुछ करने दे रही, ये तो कोई बहाना नहीं। अगर फौज नहीं करने दे रही तो मैं ना अहल हूँ, इसका मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनना। अगर मेरा कोई रास्ता रोकेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अवाम के पास वापस जाऊँगा। फिर 2018 की हुकूमत हासिल करने से पहले 26 जनवरी 2017 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं वज़ीर आज़म तो अभी तक नहीं बना, मैं 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन ज़रूर था। जब मैं समझता था कि जिस टीम से मैंने मैच जीतना है, जब वो टीम मुझे नहीं मिली, मैंने कहा आप किसी और को कैप्टन बना दें। 2 दफ़ा मैंने रिज़ाइन किया। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि जब आप डिलीवर ना कर सकें तो कहें जी मुझे उसने नहीं करने दिया या उसने नहीं करने दिया। आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपने डिलीवर करना होता है। अगर कोई इदारा आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप उसको चलाएं।
अगर फिर भी नहीं चलता तो एक डेमोक्रेट के पास एक ही जगह होती है, आवाम के पास जाए। लेकिन बाद में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें बजट इजलासों में अराकीन को बुलाने के लिए एजेंसीज को कहना पड़ता था। 16 जुलाई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये इतराफ़ किया कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, इत्तिहादी थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल पास करवाना हो तो मिन्नतें करनी पड़ती थीं, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेकर आओ असेंबलीज में वोट करवाने के लिए। फिर 12 फरवरी 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी वो सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके थे। एक आदमी को जब इतनी ज़्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई चेक ना कर सकता हो, तनकीद तो इमरान खान की होती थी। हर दूसरे दिन हर रोज़ टीवी पर गालियाँ सुन रहा हूँ, तनकीद हो रही है, पंचिंग बैग तो मैं था। यानी एक तरफ इमरान खान एजेंसीज़ के ज़रिए अपनी हुकूमत चलाते थे, अपना सियासी डोमेन सरेंडर करते थे, हुकूमत से जाने के बाद ये गिला करते थे कि उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। हालांकि उससे पहले कहते थे कि मैं कभी कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मगर हुकूमत में आने से पहले कहते रहे कि मैं कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। इसके बावजूद इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, मगर 2021 में एक बार फिर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वो मामला था नए DGISI की तैनाती का। उस वक्त यह खबर चली कि जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि अगर आप जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए कोई कोर कमांड करनी होगी। मगर इमरान खान ने जवाब दिया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए रूल्स में तब्दीली करके ISI को ही एक कोर बना दिया जाए। और इस तरह इमरान खान रुकावट बन गए। उन्होंने जनरल नदीम अंजुम की तैनाती को कई दिनों तक इल्तवा का शिकार बना दिया। हर तरीके से उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद DGISI जनरल नदीम अंजुम का इंटरव्यू करने के बाद उनकी तैनाती तो कर दी, मगर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज़ हो गया और यहीं से इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल का सफ़र भी शुरू हो गया। वैसे तो मुल्क के वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे DGISI बनाए या रखे, मगर खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार ही इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो उनकी हुकूमत को गिरने से बचाएं, यानी गैर जमहूरी काम करें और मुदाखलत करें। वज़ारत उज़्मा का ओहदा जाने के बाद 5 मई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियाँ ना निकल जाएं। मैंने तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त हो तो जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, वो हुकूमत की आंखें और कान है। और फिर इसी बुनियाद पर इमरान खान के जनरल बाजवा से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए और फिर जनरल नदीम अंजुम जो नए DGISI बने, उन्होंने बताया कि जब वो DGISI बने और उनको बनने के लिए नामजद हुए तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है। मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। इस तब्दीली के बाद इमरान खान के लिए सियासी मैनेजमेंट मुश्किल हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान की गैर मशरूत सियासी सहूलतकारी से इनकार कर दिया, जनरल नदीम अंजुम ने जनरल फैज़ हमीद जैसा बनने से इनकार कर दिया और यूँ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ता चला गया। अपने ही सियासी अराकीन आंखें दिखाने लग गए, इत्तिहादी बार्गेनिंग करने लग गए। इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होती चली गई और 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान को गुस्सा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत नहीं बचाई और यहाँ से उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया जिससे उन्हें इब्तिदा में बहुत मकबूलियत मिली, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से उनके इख्तिलाफात बढ़ते चले गए और वो बयानिया ये था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद अमरीकी साजिश का नतीजा है और सियासतदानों समेत इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश में मुलव्विस है। मगर साबका चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो इमरान खान को हर मौके पर रिलीफ फराहम करते थे, उनके लिए हम ख्याल बेंचेस बनाते थे, उन्होंने भी इमरान खान की इस साजिशी बात को तस्लीम नहीं किया और तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में ही मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म दे दिया। यानी अदालत ने जो साइफर के जरिए एक बयानिया बनाया गया था उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मगर इमरान खान सड़कों पर आ गए, जलसे करने लग गए और अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने लग गए और पहले फौज को न्यूट्रल कहा और कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसलिए मेरा साथ दो। 8 मई 2022 को एक तकरीर में इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है, उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में तुम्हारे से जवाब लूंगा। इसके बाद इमरान खान ने 2 अक्टूबर 2022 को कहा और एक तकरीर में कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि कौम आपको माफ़ कर देगी कि आप कहें हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ़ करेगी। अगर आपके घर पर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ,
क्या आप अपने चौकीदार को माफ़ कर देंगे? इसके बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को इस साजिश का हिस्सा करार देना शुरू कर दिया, यानी न्यूट्रल से बाकायदा तौर पर इमरान खान उन्हें गद्दार, जानवर, मीर सादिक और मीर जाफर कहने लग गए। 8 मई 2022 को इमरान खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुगलों के गवर्नर सिराजुद्दौला का सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की सिराजुद्दौला से, और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की। एक तरफ इमरान खान जलसे जुलूसों में जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल बाजवा फिर से उनका साथ दें, असेंबलियाँ तहलील करा दें और इलेक्शन का ऐलान करवा दें, ताकि फिर से उनके इक़्तिदार का रास्ता हमवार हो। और ऐसा करने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा पर मुसलसल दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था, और इमरान खान अपने इस दबाव में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। जैसे जनरल बाजवा की शख्सियत थी, इमरान खान को कामयाबी मिल रही थी, क्योंकि इक़्तिदार से निकलने के बाद भी जनरल बाजवा इमरान खान से ऐवान सदर में मुलाकातें करते थे। खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि इक़्तिदार से निकलने के बाद वो जनरल बाजवा से सिर्फ एक एजेंडे पर मिले, और वो एजेंडा इलेक्शन कराने का था। इमरान खान ने 28 अक्टूबर 2022 को एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस में, डॉक्टर आरिफ अलवी बीच में थे। मीटिंग के अंदर एक चीज़ कही गई थी जो मैं पब्लिकली भी कहता हूँ कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि सहाफ़ी शाहिद मेतला ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद इमरान खान से उनकी इस मुलाकात से मुतालिक तफसीलात बताई थी। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मुझसे कहा कि सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीक़े से मिले, जैसे उनको मुझसे कोई शिकायत ही नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात ही ना हुई हो। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं उनकी मुनाफ़क़त पर हैरान था, क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, तो इमरान खान साफ मुकर गया, कहता है मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसा कहता हूँ। फिर कहता है कि आप उनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा आप तो असेंबली में ही नहीं हैं, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवा दें। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया, जो इससे पहले बाहर बैठे थे, और उन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं, और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये असेंबली में नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। यूँ ये मुलाकात बेनतीजा रही। यानी इमरान खान एक तरफ सड़कों पर जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते थे, दूसरी तरफ उनसे खुफिया मुलाकातें करके इलेक्शन का मुतालबा करते थे। मगर इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिए को इतना आगे बढ़ाया, इतने झूठ बोले कि इस बयानिए में से हवा निकलना शुरू हो गई। क्योंकि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की, बल्कि सरीहन झूठ बोला था, और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम देकर जलसे शुरू कर दिए थे। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया था। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको निशाना बनाया था। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान और उनके साथियों ने पाकिस्तान के एक सिफारती डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और मुजवज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और साइफर को अपने सियासी खेल का हिस्सा बनाया। इस हवाले से चेयरमैन PTI की कुछ ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है, और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसी ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर तो नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, शीरी मज़ारी और इमरान खान साइफर से मुतालिक हिकमत अमली बना रहे थे, और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है, क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त ज़रखेज़ मैदान बने हुए हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से we want कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे क्या है, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे थे। इमरान खान इतने मकबूल हो गए थे कि उनकी जमात का दावा था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हिमायत हासिल थी, उनकी हिकमत अमली कामयाब हो रही थी। लेकिन फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला उठा और उम्मीदवारों की फहरिस्त में जनरल आसिम मुनीर भी थे। और जनरल आसिम मुनीर तो वही थे जिन्हें 2019 में इमरान खान ने DG ISI के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन नामजद आर्मी चीफ की लिस्ट
जनरल बाजवा को ही भेजनी थी। इसलिए इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर दबाव डाला और इमरान खान की एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी नाकामी के संगीन नताइज निकलने थे, मगर इसके बावजूद इमरान खान अपनी इस हिकमत अमली पर कायम रहे। इमरान खान ने नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया और उनकी तैनाती को रोकने के लिए सड़कों पर भी आ गए। सहाफ़ियों से मिलकर भी वो कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, मगर जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को नहीं रोक पा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ दे दी। यानी उस जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए इमरान खान तैयार हो गए थे, जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अमेरिका के साथ अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की एक कड़ी थी। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो आप मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, मगर इमरान खान की भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और इसकी समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर इमरान खान के घर जमान पार्क पहुंच गए। इमरान खान से इस हवाले से मुलाकात की और फिर ऐवान सदर पहुंचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिया। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी। इमरान खान ने 11 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ये नया आर्मी चीफ है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, ये हाफिज़ कुरान हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पर चलें, हम तो इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर आम बात यह है कि इमरान खान ने खुद जनरल आसिम मुनीर को DGI लगाया, फिर 8 माह बाद ओहदे से हटाया। यानी इमरान खान अच्छे से जनरल आसिम मुनीर को जानते थे, मगर आर्मी चीफ बनने के बाद कह रहे थे कि उनकी तारीफ़ें सुनी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन आगे जाकर इमरान खान ने उन पर तनकीद शुरू कर दी, बराह रास्त तनकीद की, उनका नाम देकर तनकीद की। 16 मार्च 2022 को इमरान खान ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स है और वो आर्मी चीफ है, वही फैसले लेते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं उसकी पैरवी होती है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आर्मी चीफ को लंदन प्लान का हिस्सा करार देकर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नवाज शरीफ से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। 14 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि लंदन प्लान में मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने हैं। ये नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। फिर 15 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि आर्मी चीफ की जब तैनाती हो रही थी तब जो नवाज शरीफ से वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों इन्हें बैक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें ऐसा क्यों है तो शायद कोई वादा किया गया हो नवाज शरीफ से और यूँ फौज के खिलाफ इतनी नफरत भड़काई गई कि 9 मई का वाक़या हो गया और 9 मई इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक ज़वाल साबित हुआ। एक ऐसा ज़वाल कि आज इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो पैगामात भेज रहे हैं। और असद उमर, जिन्होंने आज तक जमात नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थी वो हमें 9 मई को होती हुई नज़र आई। मगर इस सब में अहम बात यह है कि अपनी हुकूमत जाने के बाद से इमरान खान को इलेक्शन के कई मौके मिले, जनरल बाजवा के दौर में भी मिले और जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी मिले, मगर इमरान खान ने अपनी जारहाना सियासत के आगे उन्हें गंवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे यहाँ तक चेयरमैन PTI की बेसब्री, अपनी सियासत के लिए जनरल फैज़ हमीद को DGI बरकरार रखने की कोशिश, फिर अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुँचाया है। वरना PTI को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वज़रा करते थे, मगर हालिया दिनों में PTI छोड़ने वाले और अब भी PTI में मौजूद सीनियर रहनुमा भी कर रहे हैं और जो हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर हैं उससे भी वाज़े हो रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को एक लंबा अरसा इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहने और कुछ भी कहने या कुछ भी करने के बाद ना पकड़े जाने और अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिलने के बाद यह गलत फहमी हो गई थी कि वो आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो जाएंगे, अपनी शराइत पर वक्त से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, गुज़िश्ता हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि लोग उनके लिए लाखों की तादाद में बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि मैं फ़ौज में इतना मकबूल हूँ कि आर्मी तनसीबात पर हमले के बाद उसका इल्ज़ाम भी आर्मी चीफ पर लगा दूंगा और मजम्मत भी नहीं करूंगा तो भी आर्मी चीफ को बैक फुट पर रखने में कामयाब हो जाऊंगा। मगर फिर ये भी नहीं हुआ। फिर यह गलतफहमी भी थी कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा में मेरी जमात का मुकाबला ही नहीं है और यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाऊंगा, मगर अब तक ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब चेयरमैन PTI का एतमाद था, मगर अब नज़र आ रहा है कि उनकी हिकमत अमली बुरी तरह बार बार बैकफायर कर गई है और उनकी जमात बंदगली में जा चुकी है और वापसी का हर रास्ता बज़ाहिर आइंदा इलेक्शन के लिए बंद होता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले ज़बान पाक में टिकट लेने के लिए और मुलाकातें करने के लिए लाइन्स लगी हुई थी, मगर अब पार्टी छोड़ने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। पार्टी के कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है और साथ ही
चेयरमैन पीटीआई को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो खुद, जबकि पार्टी के कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार है, बाकी गायब है। और अब ये वक्त आ गया है कि पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते थे कि मैं दहशत गर्दों से भी बात करने को तैयार हूँ, मगर मुखालिफ सियासतदानों से बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चोर हैं, मगर अब बार बार कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मगर कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने भी बहुत कुछ गलत किया है, बहुत से झूठ बोले हैं, एक के बाद एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, एक के बाद एक लाइन क्रॉस की है। इमरान खान के देरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकिशाफ किया था कि पीटीआई ने 4 बार इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मज़ीद इंकिशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की तहरीक इंसाफ के सदक़े सर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन पीटीआई ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे। क्या परवेज खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज्यादा ही हो। बहुत मौके आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब परवेज खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशत गर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। जी ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं। यानी गुज़िश्ता साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन इमरान खान का अपनी आर्मी चीफ तैनात करने की और फिर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने देने की ख्वाहिश और कोशिशों ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। यानी इमरान खान के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना ज़्यादा अहम था। और फिर परवेज़ खटक भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा राज है कि पीटीआई ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किया, और यह हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि इमरान खान ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक पीटीआई के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे, मगर अचानक नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन पीटीआई की वजह से नाकाम हुए। बाद में पीटीआई के असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जब हक़ाइक़ सामने रखे थे तो उसके अगले दिन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी थी और कहा था कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, और हमने यह खबर उस दिन अवाम के सामने भी रखी थी। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रवा साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे 1 साल पहले भी हुकूमत जाते ही पीटीआई इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी थी। गुज़िश्ता साल 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से चला गया। नून लीग मुसलसल ये दावे करती रही कि गुज़िश्ता साल मई में हुकूमत आते ही 1.5 माह बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था। हुकूमती वज़रा भी ये बता रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि हमें ये कह दिया गया है कि अब हुकूमत जा रही है, मुस्ताफ़ी होने वाली है। और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को भी बता दी गई थी, मगर इमरान खान ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया, क्योंकि इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवां साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात इमरान खान तक भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इमरान खान नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। फिर परवेज़ खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। 28 ट्रेडिंग सेशंस में मुसलसल इजाफे के बाद रुपया अचानक 2 दिन से गिर रहा है। आज बहुत गिरा है, क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद।
मुसलसल 28 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान अपनी कदर रिकवर करने के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में आज मुसलसल दूसरे दिन रुपए की कदर में गिरावट आई है। कल जहां रुपए की कदर में गिरावट का फर्क इंटरबैंक में सिर्फ 20 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे था, आज वो 3 रुपए से भी ऊपर चला गया है। इंटरबैंक में आज डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 281 रुपए का हो गया है। निगरान हुकूमत और रियासती एजेंसियों ने 6 सितंबर को डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद इसकी कदर में मुसलसल 28 ट्रेडिंग सेशंस में बेहतरी देखने में आई। यहां तक कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क ना होने के बराबर रह गया और इंटरबैंक में रुपए की कदर में 11% तक बेहतरी आई। डॉलर 30 रुपए सस्ता हो गया। रुपए की कदर में हालिया गिरावट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर खजाना के साबिक एडवाइजर डॉक्टर खाकान नजीब ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट करती है, वहां करेंसी मार्केट में उसकी तलब और रसद की बुनियाद पर दोनों तरफ जा सकती है। डॉक्टर खाकान नजीब ने मजीद कहा कि डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक्शन, इसकी डिमांड में कमी, एक्सपोर्टर्स की जानिब से अपनी आमदनी कैश करवाने और तरसीलात ज़र में मामूली बेहतरी ने रुपए की कदर मुस्तहकम करने में किरदार अदा किया था, लेकिन बैरूनी कर्जों और बॉन्ड्स पर सूद की अदायगी, दरामदाद पर पाबंदी हटने और इंटरबैंक में डॉलर के इनफ्लोज में कमी की वजह से डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ है। आगे जाकर रुपए की कदर में बेहतरी के लिए पाकिस्तान को आलमी इदारों और मालियाती एजेंसी से कर्ज लेना होंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रवां माली साल 24 अरब डॉलर्स की मालियाती ज़रूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान को बायलैटरल और मल्टीलैटरल इदारों से कर्जों की फराहमी, रोल ओवर्स और सैलाब से निमटने के लिए आलमी इदारों की जानिब से वादा की गई रकम के उसूल को यकीनी बनाना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।